Assalamu alaikum ji. Today we are going to start our first lectures on IAS 12 income taxes. ये आपका चैप्टर नंबर 17 है बुक का। इस पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये अपना लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हमारा आज रिकॉर्ड होने लगा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लेक्चर देखने से पहले जो है ना आप इस पे हमारे IAS 12 पे एक मेरा ऑलरेडी लेक्चर जो है ना रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे। आप वो जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा। वो चीज़ें जो है मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, वो वहाँ से आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए वो लेक्चर बहुत अच्छा है, उसको जरा आप देख लीजिएगा काइंडली। ठीक है सर वो तो शेयर कर दे सर, हमारे साथ लिंक पे शेयर कर दे सर। यार, वो यूट्यूब पे रखा हुआ है ना, आप मेरा आपने सब्सक्राइब अच्छा नहीं किया ठीक हो है मेरा सर। चैनल, उस ओके पर सर, रखा हुआ है, यूट्यूब वहीं से वहीं देख से लेंगे। वहीं से मिल जाएगा आपको। चले, मैं अभी आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ कि ये स्टैंडर्ड है क्या, ये चैप्टर क्या है, फिर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा। तो आपको ये स्टैंडर्ड जो है इजी हो जाएगा। ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं IAS 12 की। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे हैं IAS 12 की। इसका नाम है इनकम टैक्सेस। बेसिकली नाम ही गलत है, इसका नाम डेफर्ड टैक्सेशन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसका नाम इनकम टैक्सेस रख दिया है। इसमें जब भी आप स्टैंडर्ड आपके जहन में आए ना, तो आप जहन में रखिएगा ये स्टैंडर्ड जो है ये सिर्फ बैलेंस शीट को डिस्कस करेगा। इट विल नॉट डिस्कस एनीथिंग एल्स। पीएनएल का कोई आइटम ये डिस्कस नहीं करेगा, ये सिर्फ बैलेंस शीट को डिस्कस करेगा। अब बैलेंस शीट को क्या डिस्कस करेगा? अगर आप देखें तो आपकी बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में आपकी एक साइड क्या है, एक साइड एसेट है और एक साइड क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। राइट। अब एसेट्स में क्या है? एसेट्स में आपका प्लांट एंड मशीनरी पड़ा हुआ है, आपकी बिल्डिंग्स हैं। ठीक है जी। आपके रिसीवेबल्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स आपके पड़े हुए हैं, और आपके बहुत सारे एसेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसी तरह आपकी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज में आपके पास क्या है? कैपिटल है, आपके लोन्स हैं, आपके जनाब क्रेडिटर्स हैं। तो वो बला बला सारा कुछ पड़ा हुआ आपका क्रेडिटर्स का। अब ये स्टैंडर्ड क्या कहता है? ये स्टैंडर्ड कहता है सर, ये जो अपने आपने जो बैलेंस शीट बनाई हुई है, ये बैलेंस शीट क्या है? ये बैलेंस शीट बेसिकली क्या है? ये आपकी अपनी अपनी अकाउंटिंग है ना। आपने कंपनी ने खुद अकाउंटिंग की हुई है, एक एंटिटी जो बना रही है बैलेंस शीट, उसकी अपनी बुक्स है। तो इसको आप बोलेंगे, अब यहाँ पे जो वैल्यूज है, इसको इस वैल्यूज को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये कैरिंग अमाउंट है। आप इसको कैरिंग अमाउंट बोलते हैं या कैरिंग वैल्यू बोलते हैं। राइट। अब ये जो वैल्यूज है, जो आप जब आप अपना अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर आप एक प्रॉफिट निकालते हैं, फिर आप टैक्स वालों के पास जाते हैं, उनको कहते हैं जनाब ये हमारा प्रॉफिट है, इस पे हम टैक्स पे करते हैं, आपको बताते हैं टैक्स रेट क्या है। अब वो जो कमिश्नर है वो क्या करता है? वो कहता है नहीं यार देखो, ये वाले एक्सपेंस ऐड करो, ये वाले माइनस करो, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है। वो इस तरह की हरकतें करता है और आपका प्रॉफिट चेंज कर देता है। ऐसे होता है। तो उस प्रॉफिट में वो टैक्स लेता है। तो हम कहते हैं कि ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट और जो टैक्स हम पे करेंगे वो टैक्सेबल प्रॉफिट पे पे करेंगे, ना कि हम अपनी अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स पे करेंगे। वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं चल रहा यार आपका। हामिद, वीडियो नहीं चल रहा आपका। ये वीडियो नहीं चल रहा, वो कल वीडियो नहीं चल रहा। अभी आवाज आवाज आ रही मेरी आपको? नहीं सर जी, बस आज एक आ जाती है, बस फिर वीडियो रुक जाता है सर। मुझे अभी तक लेक्चर की समझ ही नहीं आई सर कि क्या हो रहा है सर। ओहो। मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ सर, आप मैं इसको, मैं वेट करता हूँ 2 मिनट, आप इसको ज्वाइन करें। लॉग आउट करके ना दोबारा लॉग इन करें। चले, अब सही है। अब आवाज आ रही है आपको मेरी? सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही। आपका पिछले वाले जो लोग हैं ना, उस पर माइक नजर आ रहा है, इसमें तो माइक ही नजर नहीं आ रहा मुझे आपका। आपका माइक ही नजर नहीं आ रहा, आवाज कैसे आएगी मुझे? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर जी। अम्मे साहब, मेरी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। आपका माइक ही नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। चैट रूम में लिखो, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, आगे चलता हूँ। चैट रूम में बताओ मुझे, मेरी आवाज आ रही है आपको? और आपको पिक्चर्स नजर आ रही है, स्लाइड नजर आ रही है?
हाँ, अब आपका माइक आ गया। ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ? यस सर स्टार्ट करें सर। चलो जी। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे, हमने बात ये की कि हम हमारे पास हमने ये बात की कि जो स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड से बैलेंस शीट पे लगेगा। पहली बात ये, जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड के अंदर, हम पीएनएल की कोई आइटम इसके अंदर डिस्कस करने वाले नहीं है। राइट। अब क्या है, हमने कहा एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड है। एसेट्स साइड में आपकी प्लांट मशीन है, बिल्डिंग है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स है, आपके बला 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 सारे आपके एसेट्स हैं। इसी तरह लायबिलिटी साइड में कैपिटल है, लोन्स है, क्रेडिटर्स हैं, एवरीथिंग आपके जो है वो लीजिंग वगैरह सारा कुछ आपका लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड पे आ रही है। अब जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई हुई है, मैं एक एंटिटी हूँ, मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के बैठा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार ये मेरी कैरिंग अमाउंट्स है, ये कैरिंग वैल्यूज है। राइट। मैं ये बैलेंस शीट लेके इनकम टैक्स वाले के पास पहुंचता हूँ। मैं कहता हूँ जनाब ये मेरी बैलेंस शीट्स है, ये मेरी अमाउंट्स हैं। वो कहता है वेरी गुड। वो कहता है यार देखो, तुम्हारी प्लांट मशीनरी कितनी है, तुम्हारी प्लांट मशीनरी जो है वो सपोज करें 100,000 मिलियन है, 1,000 मिलियन आपकी बैलेंस शीट आ रही है, बुक्स पे आ रही है। वो कहता है यार देखो, मैं इस पे जो है ना डेप्रिसिएशन इस तरह अलाउ नहीं करूंगा जिस तरह आप लेते हो। अगर आप देखें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारा हमारा देखें, उसके अंदर आपको रेट्स दिए हुए हैं कि यार आपने इस रेट से जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। वहां पे आपको रेट्स दिया हुआ कि यार प्लांट मशीनरी पे जो है ना आपने जो है वो 15% से चार्ज करना है। लेकिन आप जो है आप डिसाइड करते हो यार 15% ज्यादा हो जाएगी, मुझे थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो मैं 10% के हिसाब से चार्ज करूंगा। तो टैक्स वाला कहेगा नो प्रॉब्लम यार, आप चार्ज कर लो 10% के हिसाब से, अपनी पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन क्या होगा कि मैं आपकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा और अपनी टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। तो प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, उस प्रॉफिट को बोलूंगा टैक्सेबल प्रॉफिट है, उस पर मुझे आप टैक्स दे दें। हमने कहा ठीक है। अब क्या होगा, जब इस तरह की कंडीशंस आएंगी तो क्या होगा, मेरी बुक से तो मैंने कहा यार 1,000 की मशीनरी है, पुरानी मशीनरी है, तो हो सकता है कि 2 साल बाद जाके उसकी बुक्स के अंदर ये मशीनरी जो है 500 की हो। तो वो कह रहा है यार तुम्हारी मशीनरी मेरे हिसाब से 500 की है और आपकी बुक्स में कितनी 1,000 रुपए की है। तो इसको ये जो वैल्यू जो टैक्स वाले के पास पड़ी है, इसको बोलते हैं टैक्स बेस। कि वही एसेट्स, जो एसेट्स मेरे पास हैं उसकी जो वैल्यू मेरे पास है वो कैरिंग अमाउंट है। अगर वही एसेट अगर वो टैक्स वाले के पास है, कमिश्नर के पास है, कमिश्नर की बुक में जो वैल्यू आ रही है उसको बोलेंगे ये आपका टैक्स बेस है। होगा क्या, देखो वेरी सिंपल है। आज 2022 है, 22 में मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मैं एक एसेट लेके आया, उसकी वैल्यू कितनी थी, 1,000 थी। जो टैक्स बेस क्या होगा, आज टैक्स बेस भी इसका सेम ही होगा। इनिशियली कोई डिफरेंस नहीं होगा, इनिशियली सेम होगा। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी कि मैंने कहा यार इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और मैं 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो मेरा एसेट कितना का हो जाएगा, 900 का हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। टैक्स वाले ने कहा नहीं सर, मैं तो आपको 500 डेप्रिसिएशन अलाउ कर देता हूँ, तो आपका एसेट कितने का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा। अब ये जो एट द एंड ऑफ द ईयर है वो डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्या हुआ कि उसने मुझे ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी। अब वो क्या करेगा, जब मेरा प्रॉफिट आएगा तो मेरे प्रॉफिट से मैं 100 माइनस करूंगा, मेरा प्रॉफिट ज्यादा आएगा। उस उसको वो जो टैक्स वाला प्रॉफिट है वो कहेगा नहीं यार, तुम 100 रुपए माइनस नहीं करो अपने प्रॉफिट से, तुम 500 माइनस करो और प्रॉफिट को कम कर लो, उस कम प्रॉफिट में मुझे टैक्स दे दो। राइट। अब सपोज करें कि प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा, हमने साफ साल जब खत्म हुआ तो हमारा प्रॉफिट जो था वो भी 1,000 था। लेकिन टैक्स वाले ने क्या किया, आपने जो डेप्रिसिएशन माइनस की थी इसमें से 100 माइनस की थी, उसने कहा यार आप 500 माइनस करो, 400 एक्स्ट्रा और माइनस करो, और आपका प्रॉफिट कितना हो गया, आपका प्रॉफिट 600 हो गया। वो कहता है 600 पे अगर 30% टैक्स है तो मुझे 30% टैक्स पे कर दो। आपने कहा वेरी गुड, हम पे कर देते हैं आपको। ठीक है जी, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 60, 180। तो आपने 180 टैक्स बना दिया। लेकिन आपके हिसाब से टैक्स कितना होना चाहिए था, 300 होना चाहिए था। लेकिन आपको टैक्स वाले ने क्योंकि आपको डेप्थ ज्यादा अलाउ कर दिया है, तो वो आपसे कम टैक्स ले लेगा। अब स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है यार बात सुनो, ये जो आपने आज कम टैक्स दिया है, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में ये होगा कि इसकी वैल्यू तो अगले साल खत्म हो जाएगी, अगले साल ये फिर आपको 500 की डेप्रिसिएशन देगा और इसका वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपकी वैल्यू तो चलती रहेगी। तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं भाई डेप्रिसिएशन कहाँ से माइनस करो, वो तो खत्म हो गई। तो फ्यूचर में क्या होगा, ये जो टैक्स आज कम पे किया है, ये कम पे आपको फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा। आपका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कम जो है वो कम होगा, लेकिन क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस किया है और टैक्स वाला आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेगा, वो उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, वो कहेगा इंक्रीज प्रॉफिट में मुझे टैक्स दो। तो फ्यूचर में क्या होगा, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो वो कहता है जब आपको ये पे करना है फ्यूचर में, तो आप इसको क्या करें, इसको आप इनकम ना बनाए। इसका डिफरेंस कितना है, 120। अब ये 20 की एंट्री क्या पास करूंगा मैं कहूंगा यार जनाब देखो ये 120 जो है, जो आज मैं कम टैक्स पे कर रहा हूँ, ये टैक्स मुझे फ्यूचर में पे करना है।
तो मैं क्या करूंगा, मेरा मेरा जब मैं टैक्स पे करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ टैक्स एक्सपेंस डेबिट पीएनएल में, और क्रेडिट टू कैश। हेलो। ओ वालेकुम सलाम, सब क्या है? हाँ, आपने शाम में ताना ना, तुसी दोगे ना, मैं तो ही दूंगा। ठीक है। ठीक है। कोई रिस्पॉन्स आया? रिस्पॉन्स आया कोई? हाँ हाँ हाँ। हेलो। तो सर मैं तारे सामने मैं तो मारूंगा पूरी, पूरी जान ला देना मेरे को। ठीक है। और मैं देख लेना, मैं देख लेना। चलो शामी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। चलो ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। और नहीं नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਕੈਡਮੀ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, मैं नहीं लिया, मैं कि हाँ मैं नहीं किया, मैं ही किया, मैं कही कोई ईमेल एड्रेस शेयर ना करो, ये लेजिट से मिलेगी आपको, रजिस्टर हो वहाँ जाकर जो जो बंदा रजिस्टर होगा उसको रिकॉर्डिंग मिलेगी सिर्फ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ ਰਹੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਣਗੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਜੋ। टाइम ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗਈ। ठीक है। चलो ओके। ठीक है। अच्छा। चलो ठीक है। ओके। और आ जाओ, मेरे को कोई पसंद नहीं। ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है। चलो ठीक है, आ जाना। ठीक है इंशाल्लाह। हम्म। तेरा वही यार, मेनू को लोड भी इसी से कर दी। और कुछ नहीं कहा, तुझे पढ़ोगे तो देखना बड़ा आसान है होते हैं। हमें पढ़ाया है पहले, ऑलरेडी क्लास की थी ना इसी से। एक पेपर पास करके मैं की करांगा यार। चलो शामी डिस्कस करने हैं, मैं शामी शामी डिस्कस करने हैं फिर। ओके ओके। सॉरी याद रहा, एक वो फोन आ गया था। अच्छा हाँ, क्या आवाज नहीं आ रही किसी को? क्लास। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपको? चले वो चले गए मत, हमें चले, मैं क्लास स्टार्ट करूँ। अच्छा जी, हम बात ये कर रहे थे कि आप क्या पास करेंगे, आप कहेंगे टैक्स एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, आप कैश में पे कर देंगे। अब कहो क्या रहा है कि कैश आप कम पे कर रहे हैं, आपको आपका एक्सपेंस कितना हुआ, 300 हुआ। ठीक है जी, 300 आपका एक्सपेंस हुआ, लेकिन आपने पेमेंट कितने की, पेमेंट आपने 180 की। अब जो बैलेंस अमाउंट है वो कहाँ जाएगी? उसको स्टैंडर्ड क्या कहता है, इसको आप पीएनएल में लेके जाएंगे, क्या अभी आपकी इनकम है? नहीं, आपको इनकम नहीं बनाएंगे, इसको आप लाइबिलिटी बनाएंगे, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इसको आप बोलेंगे ये आपके डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। ठीक है जी, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पूरे स्टैंडर्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने ये देखना है कि जो आपकी बैलेंस शीट है, जो आपकी आपकी लाइबिलिटीज है, जो आपकी एसेट्स है, इसका जो कैरिंग अमाउंट आ रही है उसका टैक्स बेस क्या है। राइट। जो कैरिंग अमाउंट होगी, जिसका टैक्स बेस होगा, इसका हम डिफरेंस निकालेंगे।
वो जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे ये टेम्परेरी डिफरेंस है, और ये फ्यूचर में जाके डिफरेंस जो है जीरो हो जाएगा। अब इस डिफरेंस की वजह क्या होगा, इस डिफरेंस की वजह से आपको या तो फ्यूचर में टैक्स पे करना है, या आपको फ्यूचर में टैक्स रिकवर करना है। अगर आप कहेंगे नहीं, इस डिफरेंस की वजह से मुझे फ्यूचर में टैक्स पे करना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाऊंगा। लेकिन अगर कहूँगा इस डिफरेंस की वजह से मुझे फ्यूचर में कैश, मुझे जो है वो टैक्स मिलेगा, मुझे रिफंड मिलेगा इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट से, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक डेफर्ड टैक्स एसेट बना लूंगा। ठीक है जी, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब क्या करेंगे हम, ये जब स्टैंडर्ड लगाएंगे तो हम अपने जितने भी हमारे बैलेंस शीट आइटम है, उन तमाम बैलेंस शीट आइटम का हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स जो है वो टैक्स बेस निकालेंगे। उस टैक्स बेस की बेस पे हम क्या करेंगे, हम अपना टेम्परेरी डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस की वजह से हम क्या करेंगे, हम उस पर डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। अब आप एक चीज और देखें जरा। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कैरिंग अमाउंट क्या है और मेरा टैक्स बेस क्या है। अब मेरे पास एसेट है एक, कोई भी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, रिसीवेबल्स, कोई भी एसेट है मेरे पास। मैंने कहा ये जो मेरा एसेट है उसकी वैल्यू है 100, राइट। मेरा जो टैक्स बेस है वो छोटा है, उसकी वैल्यू है 80। अब मुझे ये देखना है कि मैंने ये तो चेक कर लिया कि यार देखो, ये मेरे बुक वैल्यू है, ये मेरा कैरिंग अमाउंट है, और ये मेरा टैक्स बेस है, मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि अब मुझे इस पे मेरा टैक्स पे मेरी कैरिंग वैल्यू जो है वो 100 है, लेकिन मेरा जो टैक्स बेस है वो 80 है। ठीक है, तो मैं मेरी जो कैरिंग वैल्यू है वो टैक्स बेस से ज्यादा है। तो मुझे इस पे क्या जनरेट करना है। आप जब भी ये एक्सटर्नल कैलकुलेशन करने के, आप इस तरह दो बातें कहिएगा। आप कहिएगा ये आपका टैक्स बेस है, ये क्या है, 80 है। अब टैक्स बेस जो है इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो टैक्स डिपार्टमेंट की बुक्स में है ना, आपकी बुक्स में तो नहीं है। लेकिन आपकी जो कैरिंग वैल्यू है 100 जो है, इसको आप चेंज कर सकते हो, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने कहा यार टैक्स बेस नीचे है, हमारी बुक वैल्यू ज्यादा है, तो मुझे क्या करना है, बुक वैल्यू को कम करना है, 100 को कम करके 80 पे लेके आना है, ताकि ये इक्वल हो जाए। जब ये इक्वल होंगे तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, और जब डिफरेंस नहीं रहेगा तो ये स्टैंडर्ड भी नहीं लगेगा। अब मुझे अपने 100 को नीचे करना है, मैं 100 को नीचे कैसे करूंगा। अब क्या करेंगे, 100 को नीचे करने के लिए अब क्या करेंगे, एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। एसेट को क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगी, पीएनएल में जाएगी, राइट जी। अब मुझे एसेट्स को कम करना है, कम करके मुझे पीएनएल को हिट करना है जाके। अब जब मैं एसेट्स को कम करूंगा, पीएनएल हिट करूंगा डेप्रिसिएशन के लिए जाके, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। लेकिन टैक्स वाला आपको अलाउ नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं भाई, ये आपका एसेट ज्यादा था, हम इसको अलाउ नहीं करते, हम इसकी डेप्रिसिएशन पहले कभी दे चुके हैं आपको। तो क्या होगा, वो टैक्स आपको क्या होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इस डिफरेंस की वजह से, जहां पे आपकी कैरिंग वैल्यू ज्यादा है और आपका टैक्स बेस कम है, तो आप जब कैरिंग वैल्यू कम करोगे तो उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। वो अलाउड नहीं करेगा आपको एक्सटेंस। टैक्स वाला कहेगा नहीं भाई, ये मैं अलाउ नहीं करता आपको, आपका टैक्स में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, जब टैक्स में प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इट मीन्स कि जब फ्यूचर में कभी भी मैं अपने एसेट्स को कम करूंगा और मुझे उस पे जो है वो अलाउ नहीं करेगा इनकम टैक्स वाला, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा उसको एक्स्ट्रा। तो मुझे क्या आज क्रिएट करनी पड़ेगी, मुझे आज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी इस डिफरेंस की वजह से, राइट जी। तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, अगर मेरा टैक्स बेस जो है वो मेरी कैरिंग अमाउंट 80 है और टैक्स बेस जो है वो 100 है, अगर रिवर्स हो जाए, आपका टैक्स बेस ज्यादा है, अब आपका एसेट्स कम है, टैक्स बेस ऊपर है, तो अब क्या होगा, अब अपने अपने एसेट्स को जो है वो इंक्रीज करेंगे, तो उसमें आपको इनकम मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अब बजाय डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के आपको डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले इस स्टैंडर्ड में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड में आपको हर एसेट और हर का जो है वो टैक्स बेस मालूम करना है कि यार इसका टैक्स बेस कहाँ पे है। फिर हमने देखना है कि इसका टैक्स बेस जो है उस मेरी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है या कम है। अगर आपकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो उसको आपको कम करना है, और उसका लॉजिक क्या है, कि लॉजिक ये है कि वो आप कम करेंगे, वो अलाउ नहीं करेगा, आपको फ्यूचर में टैक्स पे करना पड़ेगा। और उस टैक्स की वजह से आज आपको क्या करना है, एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट करनी है। इस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की एंट्री क्या होगी, आप टैक्स एक्सपेंस जो है उसको डेबिट करेंगे, और टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, ये पीएनएल में जाएगा। तो पीएनएल को डेबिट करेंगे और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को आप क्रिएट करके आप आज जब एक एंट्री पास कर देंगे, उस एंट्री की बेसिस क्या होगी, ये कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन में ये वैल्यू तो आपको पता है, कैरिंग वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन आपको सिर्फ ये टैक्स बेस जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये टैक्स बेस कैसे कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड है जो उसका फॉर्मूला दिया हो बहुत लेंथी है, उसको मैं सिंपल करके बता देता हूँ। सिंपल जो है वो एसिड जो है
उसका जो टैक्स बेस होगा, उसकी उसकी जो उसकी वो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कहेगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो उस एसेट्स का टैक्स बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी मेरी बुक्स में है जो कि 100 रुपए से आ रही है, इसका टैक्स बेस क्या होना चाहिए? राइट, हमने कहा इसका टैक्स बेस होगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, कि इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट कितने मिलने हैं वो इसका टैक्स बेस होगा। अब ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इस प्लांट एंड मशीन में मुझे फ्यूचर में क्या मिलने वाले हैं? सपोज करें कि आज जो महीना दिन है वो 2020 है। अब 2021 में क्या होने वाला है, क्या बेनिफिट मुझे मिलने वाला है फ्यूचर में? फ्यूचर ये 21 फ्यूचर हो गया ना इसका, आज हमारा क्लोजिंग जो है करंट ईयर 2020 है, तो इसका फ्यूचर क्या हुआ? 2021 हो गया, इसका फ्यूचर क्या हुआ? 2022 हो गया। तो मुझे देखना है कि 2021 में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके साथ मुझे। तो मैं ये देखूंगा कि ये जो 100 है, इस पे टैक्स वाला टैक्स, इसकी इसका जो है टैक्स वाला मुझे कितना बेनिफिट देगा। इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? बेनिफिट से मेरे मुराद क्या है यहाँ पे? बेनिफिट से मुराद ये है कि जब ये 100 कन्वर्ट होकर पीएनएल में जाए तो वो पीएनएल में मुझे पूरा क्लेम मिल जाए। पीएनएल में कैसे जाएगा? इसकी जाएगी डेप्रिसिएशन, इस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो डेप्रिसिएशन जाएगी पीएनएल में। तो वो मेरा मुझे बेनिफिट क्या होगा कि वो पूरी पूरी डेप्रिसिएशन मुझे अलाउ हो जाए, तो मैं कहूंगा मुझे बेनिफिट मिल गया। अगर टैक्स वाला कह गया मैं डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करता तो मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मुझे ये देखना है कि ये जो 100 रुपए का मैंने ऐसे शो किया हुआ है आज, क्या इस पूरे 100 पे मुझे बेनिफिट मिलेगा, या टैक्स वाला जो है वो कहेगा नहीं यार मैं आपको जो है वो 80 रुपए बेनिफिट दूंगा, 20 से बेनिफिट नहीं दूंगा। राइट। तो टैक्स वाला भी ये कहता हो कि यार तुम्हारा 100 रुपए का तुम एसेट परचेस करके लाओ, फ्यूचर में जब भी आओगे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, मैं आपको 100 रुपए की डेप्रिसिएशन दूंगा इस पे। इट मीन दैट इन फ्यूचर मुझे जो है वो 100 रुपए पे ही डेप्रिसिएशन मिलेगी, तो मैं कहूंगा इसका टैक्स जो है वो 100 है। लेकिन टैक्स वाला कहता है यार देखो ये तुम्हारा एसेट है, इसमें मैं डेप्रिसिएशन दूंगा, लेकिन डेप्रिसिएशन में 80 रुपए दूंगा, मैं आपको 100 पर डेप्रिसिएशन नहीं दूंगा। आप बुक में तो 100 पे चार्ज करो, लेकिन मैं आपको अलाउ 80 रुपए करूंगा। तो फ्यूचर में आपको 80 रुपए पर डेप्रिसिएशन मिलेगी, तो इसका मतलब क्या है? 80 जो है वो आपका टैक्स बेस है। तो आपको ये देखना है कि फ्यूचर में आपको उस एसेट से कितना बेनिफिट होने वाला है। तो इस चीज को आप जरा मेरा पिछला लेक्चर देखिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उधर से आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वो एक 1.5 घंटे का लेक्चर है मेरा, वो आप काइंडली देखिएगा, वो आप देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि टैक्स बेस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहां पे मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दी हुई हैं आपको, जो स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल कोड की हुई है, सारी वहां पे डिस्कस की हुई है। राइट। तो टैक्स बेस्ड जो एसेट्स है उसको हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, और उसकी बेसिस हम ये बनाएंगे कि अगर हमारी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जनरेट करनी पड़ेगी, और कैरिंग अमाउंट कम है तो आपको डेफर्ड टैक्स एसेट जनरेट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की। हम करते हैं लाइबिलिटीज की बात करते हैं, वहां पे एक लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी जो है मेरे पास 100 रुपए की है, राइट, लेकिन टैक्स वाले की बुक में वो लाइबिलिटी जो है वो 80 रुपए की है। अब क्या हुआ देखें, वही बात हम यहाँ पे करेंगे, हमने कहा ये लाइबिलिटी जनाब, ये लाइबिलिटी जो है उसकी बुक में कितने की है? 80 रुपए की है। अब मेरी बुक में जो है, अच्छा मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, लाइबिलिटी ऑपोजिट होती है ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। तो ये आपकी कैरिंग अमाउंट है, ये आपका टैक्स बेस है। ये ऐसे है। अच्छा जी, अब मैंने कहा कि मेरा जो कैश टैक्स बेस है वो 80 है लाइबिलिटी का, और जो मेरी कैरिंग अमाउंट है वो ज्यादा है। अब मुझे लाइबिलिटी कम करनी है। लाइबिलिटी में कम करूंगा तो क्या होगा? लाइबिलिटी डेबिट होगी। इसकी एंट्री देखे ना क्या होगा, लाइबिलिटी जब कम करने के लिए क्या होगा? लाइबिलिटी डेबिट होगी। उसको लाइबिलिटी को आप डेबिट करेंगे अपनी बुक में, ताकि टैक्स के बराबर हो जाए 20 रुपए से। ठीक है जी। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा आपका पीएनएल। अब ये आप पीएनएल में गए, आपने पीएनएल को क्रेडिट किया, जब पीएनएल क्रेडिट हुआ आपकी इनकम आ गई। अब वो टैक्स वाला क्या कहेगा? टैक्स वाला कहेगा यार देखो इनकम जो आपकी आई है ये आपको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। टैक्स वाले की बुक में जो है वो लाइबिलिटी कितनी है? 80 है। आपकी बुक में क्या है? लाइबिलिटी ज्यादा है। राइट। आप अपनी लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं और टैक्स वाले के बराबर आ रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने लाइबिलिटी को कम किया और आपने पीएनएल को क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी पे कर दी।
अब इस पे जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, ये टैक्स एसेट्स का ही रिवर्स हो जाएगा। एसेट्स में जब आपने एसेट्स को इंक्रीज किया था अपना, तो आपको क्या होता है, आपने डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया था, इसी तरह जब लायबिलिटी को आप डिक्रीज करेंगे तो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी है इसके केस में उल्टा हो जाएगा। जब लायबिलिटी आपकी जब लायबिलिटी आपकी रिवर्स होगी तो आपका बेनिफिट जो है उल्टा हो जाएगा। राइट जी। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है कि आपको आपको ये देखना है कि जब आपके आपकी आपका टैक्स बेस क्या है और आपका आपकी आपकी कैरिंग वैल्यू क्या है, तो उसका इफेक्ट क्या जाएगा, उसका इफेक्ट जो जाएगा उससे आप क्या करेंगे, उससे आप एक डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो जनरेट करेंगे। राइट जी। अब जनरेट कैसे करेंगे, आप कहेंगे जी हाँ जनाब, आपकी आपकी बुक्स में एसिड जो है वो 100 रुपए का है, उसके बुक में 80 रुपए का, तो 20 रुपए का फर्क आया, तो क्या 20 रुपए से डेफर्ड टैक्स एसिड बनाएंगे या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाएंगे? नहीं। आप क्या करेंगे, उस 20 पे आप इनकम टैक्स का रेट लगाएंगे। आप कहेंगे 20 रुपए इंटू 30% टैक्स रेट है, वो 30% आप रेट लगाएंगे, वो जो अमाउंट आएगी उससे आपने जो है वो डेफर्ड टैक्स एसिड और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो जनरेट करनी है। ठीक है जी। तो ये सारा बेसिक सा एक आइडिया था, मैंने आपका फ्लो बनाना था। तो ये फ्लो आपका बन गया है। अब हम जो है बात करते हैं अपने अपने बुक्स पे जाते हैं और इसको बुक से लेके इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। बात करता ही है टैक्सेशन और प्रॉफिट। Companies pays income tax on their taxable profit. The tax charge is based on their accounting profit as adjusted according to the income tax law of Pakistan. Definition क्या है जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड बिफोर डिडक्टिंग द टैक्स एक्सपेंस। तो आपकी बुक्स के अंदर जो प्रॉफिट आ रहा है बिफोर टैक्स, उसको जो है वो बोलते हैं आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है। Taxable profit or loss is the profit or loss for a period determined in accordance with the rules established in the taxation authority upon which income tax are payable। तो इनकम टैक्स वाला क्या कहता है, वो कहता है यार प्रॉफिट लेके आया, वेरी गुड, अब इसके अंदर क्या करो, अब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कर लो, टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। आपने जो एक्रूड एक्सपेंसेस किए हैं वो कहता है यार मैं अलाउ नहीं करता एक्सपेंसेस आपको, जब आप पे करेंगे अगले साल फिर मैं अलाउ करूंगा, इस तरह आप एक्सपेंसेस जो ऐड बैक कर लो, तो प्रॉफिट आपको इंक्रीज कर लो। तो वो इस तरह के एडजस्टमेंट डालता है और उसका प्रॉफिट जो है आपके प्रॉफिट से जो है वो डिफरेंट हो जाता है, और वो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लेता है उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट आपका। करंट टैक्स इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल रिकवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर जो है वो टैक्स का रेट लगाएगा, तो वो आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट पे जो है वो रेट नहीं लगाएगा। टैक्स की कंप्यूटेशन कैसे होगी, a series of adjustments is made against the company accounting profit to arrive at the taxable profit। this adjustment involves क्या है जनाब, वो कहता है ये ऐड बैक कर लें, आप डिडक्ट कर लें, क्या ऐड बैक कर लें, इन एडमिन डिडक्शंस, जिससे आप आपके अकाउंटिंग डेफिनेशन में ऐड बैक कर देता है जो आपके एक्सपेंसेस अलाउ नहीं कर रहा, डिसअलाउ कर रहा है, विच आर नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन अगेंस्ट द टैक्सेबल प्रॉफिट अकाउंटिंग डेफिनेशन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उसके बाद कहता है कुछ एक्सपेंसेस वो अलाउ कर देता है आपको, वो कहता है मैंने आपकी डेफिनेशन अलाउ नहीं की, मैंने अपनी डेफिनेशन अलाउ की है, तो वो आपने ऐड बैक कर लेनी है। एक्सपेंसेस दैट आर अलाउबल एज अ डिडक्शंस अगेंस्ट द टैक्सेबल प्रॉफिट बट व्हिच हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट सच एज रिसर्च कॉस्ट। अब रिसर्च कॉस्ट जो होती है वो आप क्या कहते हैं, आप लगाते हो स्पेंडर आई स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, रिसर्च कॉस्ट को वो कहता है कि आप हमेशा एक्सपेंस आउट करना है, आप उसको कभी कैपिटलाइज नहीं करते। ठीक है जी। तो वो क्या कहते हैं, आप तो पूरा पूरा एक्सपेंस आउट कर देते हैं उस साल, लेकिन वो जो टैक्स वाला होता है वो कहता है मैं आपको इस साल इसका जो है ना अलाउ नहीं करता, एक्सपेंस मैं आपको अगले सालों में अलाउ करूंगा। तो आपकी बुक्स में तो वो एक्सपेंस आया नहीं, हम तो पिछले साल कर दिए थे सारा एक्सपेंस, लेकिन वो क्या करता है, वो आपकी बुक्स में इस दफा जो है अलाउड कर देता है, तो आप उसको एड विजिबल एक्सपेंस करके अपने प्रॉफिट को कम कर लेते हैं। Income growth is the financial statement but which is exempted from the company income tax accrued interest। आपको जो है वो आपने एक accrued इंटरेस्ट हुआ, उसने कहा नहीं मैं अलाउ नहीं करता आपको, मैं आपकी इनकम नहीं मानता, आपका प्रॉफिट जो है वो कम कर लेता है, वो कहता है जब आपको अगले साल इनकम एक्शन में होगी तो मैं दूंगा आपको। तो इस तरह की चीजें जो है आपको बाद में अलाउ होती है, तो आपको एड बैक करनी पड़ती है। द टैक्स रेट इज अप्लाइड टू द टैक्सेबल प्रॉफिट टू कैलकुलेट हाउ मच कंपनी ऑन इन द टैक्स फॉर द पीरियड IFRS डिस्क्राइब्स एज ए करंट टैक्स। तो इसको जो आप करंट रेट लगाएंगे और जो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट पे वो आपका करंट टैक्सेशन बन जाएगा। And exam questions might require you to perform the basic taxation computations from information given in the questions। वो कैसे निकलेगा, आप कहेंगे जनाब आपकी आपकी अकाउंटिंग आपकी बुक्स में ये प्रॉफिट आ रहा था, उसमें आपने कुछ चीजें ऐड की कुछ चीजें माइनस की, तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया, इस टैक्सेबल प्रॉफिट पे आप टैक्स रेट लगाएंगे और आपका करंट टैक्स निकल आएगा।
यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ, उसने कहता है एक्स लिमिटेड अकाउंटिंग प्रॉफिट उसने दिया हुआ, ये कहता है ये मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो 79,000 है। मेरा ईयर कब क्लोज हो रहा है? दिसंबर 2016 में क्लोज हो रहा है। द अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 70,000 एंड इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, उसमें कहा ये आपने डेप्रिसिएशन जो माइनस की हुई है 70,000 है, और जो आपने कैपिटल गेन लिया वो 97,000 है। द कंपनी हैज इंकर्ड बोरिंग कॉस्ट, 70,000 की बोरिंग कॉस्ट है, ऑफ विच 10,000 हैज बीन कैपिटलाइज। 70,000 में से उसने उसने जो है 10,000 कैपिटलाइज कर ली, तो 60,000 जो है उसने एक्सपेंस आउट की हुई है। द कंपनी होल्ड्स द सेम एसेट अंडर फाइनेंस लीज ड्यूरिंग द फाइनेंस चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द लीज 15,000, रेंटल पेड 80,000। उसने कहा जी फाइनेंशियल चार्जेस 15,000 पे किए और रेंटल आपने कितना पे किया? 80,000 पे किया। ऑन 1 जनवरी द टैक्सेशन रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ मशीनरी जो है 1,20,000 है, और बिल्डिंग की वैल्यू जो है कितने? वो 6 लाख। अब आप देखें उसने क्या क्या आपको हिंट दिए। वो कहता है जी ऑल बोरिंग कॉस्ट आर डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस। तो जितनी भी बोरिंग कॉस्ट है आपकी, तो बोरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है? 70,000 है, जिसमें से आपने 10,000 कैपिटलाइज की हुई है, लेकिन वो कहता है सारी सारी आपको अलग होगी। उसका कहता है कैपिटल गेन्स आर नॉट टैक्सेबल। वो कहता है ये टैक्सेबल नहीं है, तो ये आपकी इनकम में जो है इसको हम माइनस कर देंगे, आप कहेंगे हमारी इनकम ही नहीं है। ठीक है जी। उसका कहता है फाइन्स आर नॉट डिडक्टेबल। फाइन्स इसके अंदर दिए भी नहीं है, लेकिन उसने यहाँ पे आइडिया दे दिया अगर फाइन्स वगैरह जो है वो भी आपके जो है वो एडबैक हो जाएंगे, वो डिडक्टेबल नहीं है। फाइनेंस चार्जेस रेंटल आर डिडक्टेबल इन फुल। अब वो कहता है आपके जो रेंटल है 80,000 के, वो फुल के फुल आपको क्लेम मिलेगा, लेकिन आपको फाइनेंशियल चार्जेस जो है इसका क्लेम नहीं मिलेगा। उसका कहता है अकाउंटिंग डेफिशिएंसी नॉट अलाउड। अकाउंटिंग डेफिशिएंसी आपने ली 70,000, ये आपको अलाउड नहीं होगी। वो कहता है टैक्स डेफिशिएंसी जो है वो आपको अलाउड है, वो 10% है ऑफ द बिल्डिंग एंड 15% ऑफ मशीनरी, इसीलिए उसने आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। आप देखिए हमें बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है, आपको मशीनरी की वैल्यू दी, वो इसलिए दी हुई है कि उसमें से आपको डेफिशिएंसी कैलकुलेट करवाना है। तो इसका आपने 10% और 15% लेना है जो आपको अलाउड होगा। तो यहाँ से आप अपने अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। जो आइटम आपके अलाउड नहीं है वो माइनस कर देंगे, जिस तरह उसने कहा फाइन पेनल्टी अलाउड नहीं है आपको, फाइनेंशियल चार्जेस जो लीज पे है वो अलाउड नहीं है आपको, और जो अकाउंटिंग एप्लीकेशन अलाउड नहीं है, ये सारी चीजें आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो है माइनस हुई हुई है। तो इस सबको आप एड बैक कर लेंगे, और जो चीजें अलाउड है वो आपके फूड रेंटल आपको अलाउड है, कैपिटल गेन जो आपको अलाउड है, और आपको बॉर्निंग ऑफ जो कैपिटल है वो सॉरी अलाउड नहीं है, तो ये सॉरी अलाउड है आपको। बॉर्निंग कॉस्ट जो है वो आपको अलाउड है, तो वो क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। जब पहले ये ऐड करा बाद में माइनस करा, मैं उल्टा कर दिया। तो जो चीजें वो टैक्स वाला आपको अलाउ करता है वो आप एड बैक कर लेंगे, डायरेक्ट कर माइनस कर देंगे, और जो अलाउड नहीं करता उसको आप एड बैक कर देंगे। ठीक है जी। तो जो चीजें उसने अलाउ की थी मैंने एड बैक कर, इसमें से अपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, और जो चीजें उसने अलाउड नहीं की थी वो मैंने ऐड कर ली। अब मेरा ये टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा। इस टैक्सेबल प्रॉफिट में मैं क्या करूंगा? जो अकाउंटिंग डेफिशिएंसी उसे दी है वो माइनस कर दूंगा, और तो उस पर 30% टैक्स ला दूंगा, ये मेरा करंट टैक्सेशन बन जाएगा। टैक्स बेस क्या है? तो टैक्स बेस हमने बात की, हमने कहा जी टैक्स बेस ऑफ एसेट्स क्या होगा। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ये सिंपल बिल्कुल आप याद रखेंगे। टैक्स बेस ऑफ एसेट्स, एसेट्स का जो टैक्स बेस होगा उसको जो है वो स्टैंडर्ड कहता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। और जो लाइबिलिटी है उसका टैक्स बेस क्या होगा? जो स्टैंडर्ड कहता है कैरिंग अमाउंट, जो लाइबिलिटी की आपकी बुक में आ रही है उसमें से माइनस कर दिया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो ये आपका टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी हो जाएगा। कोई भी आइटम मुझे मेरी लाइबिलिटी में आ रहा है, मैं क्या करूंगा? उसका टैक्स बेस निकालने के लिए तरीका क्या इस्तेमाल करूंगा? कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। काइंडली मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरा वो रिकॉर्डिंग जो है वो जाके देख लें, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको सारे जितने बेसिक्स आइडिया है वहां से क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको। ठीक है जी। तो ये इसकी इसकी डिटेल में मैंने उस वीडियो में इसकी पूरी डिटेल है कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका कैसे इफेक्ट होता है, विद एग्जांपल मैंने दिया हुआ। तो वहां पे आप वीडियो देखेंगे आपको इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बल्कि पहले वीडियो देख के बाद में लेक्चर पढ़ना आपने। अच्छा, टैक्स में कहता था अबव एग्जांपल रेफर्ड the tax return down value of the machinery and building. This is the tax authority view the carrying amount of the assets measured at cost less capital losses calculated in account। वो पिछले एग्जांपल में उसने आपको दिया होता ना यहाँ पे कि वो जो आपका ये इसकी बात कर रहा है वो, कि आपको जो रिटर्न ऑन वैल्यू जो है वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी है वो उसने दी हुई है, तो उसको बोलेंगे आपका टैक्स बेस है। IFRS issues term tax basis to refer an asset or liability measured in accordance with the tax rule। डेफिनेशन क्या है? ये टैक्स बेस ऑफ एन एसेट्स एंड लायबिलिटी इज द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू दैट एसेट एंड लायबिलिटी फॉर टैक्स पर्पस। टैक्स वाले की बुक में जो हमारे हमारे एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू आ रही है उसको बोलेंगे टैक्स बेस है। द टैक्स बेस ऑफ एन एसेट्स इज द अमाउंट दैट द टैक्स अथॉरिटी विल अलाउ as a deductions in the future against any taxable profit that will follow to an entity when it recovers the carrying amount of the asset।
तो सिंपल इज दैट, आप ये फॉर्मूला याद रखें कि टैक्स बेस ऑफ एसेट्स क्या होता है और टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी क्या होती है। यही फॉर्मूला जो है ये आपको स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला सीधा नहीं दिया हुआ, ये मैंने वहां से ड्रॉ किया है। तो ये आप देखें जाके स्टैंडर्ड में तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ ही नहीं है, तो वहाँ की वर्डिंग है स्टैंडर्ड की, उधर से मैंने ये फॉर्मूला ड्रॉ किया है। मेजरमेंट कैसे करेंगे जी? द करंट टैक्स लायबिलिटी एसेट्स फॉर द करंट एंड प्रायर पीरियड्स मस्ट बी मेजर्ड एट द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड और रिकवर्ड फॉर द टैक्स अथॉरिटी यूजिंग द टैक्स रेट और टैक्स लॉस दैट हैज बीन इनेक्टेड और सब्सटेंशियली इनेक्टेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। वो कहता है जनाब जो आपने टैक्स फिक्स निकाल लिया है, राइट, उस टैक्स फीस की बेसिस आप क्या करेंगे, आप डिफरेंस निकालेंगे, उस डिफरेंस पे आप रेट अप्लाई करेंगे और आपका करंट करंट टैक्स जो है और करंट टैक्स एसेट्स और करंट टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ओवर एस्टिमेटेड अंडर एस्टिमेट ऑफ टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, क्या हुआ कि पिछले साल आपके आपने रेट लिया 30%, गवर्नमेंट ने रेट चेंज कर दिया, तो वो आपका जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, उसका आप क्या करेंगे? कहता करंट टैक्स फॉर करंट एंड प्रायर पीरियड्स मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी अंटिल पेड इट इज अमाउंट ऑलरेडी पेड एक्सीड द अमाउंट ड्यू इन एक्सेस विल रिकॉग्नाइज। तो आपने जो टैक्स कैलकुलेट किया है, आपने अगर पे नहीं किया तो उसको पेबल शो कर दें, और अगर आपने ज्यादा पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया हो आपने, तो उसको आप एज ए एसेट शो कर दें। When the financial statement are prepared, the tax charge on the profit for the year is likely to be estimated. The figures for tax on profit in the statement of company's income is therefore not the amount of tax that will eventually be payable because it is only the estimate. The actual tax charge agreed with the tax authority सम टाइम लेटर इज लाइक टू बी डिफरेंट। तो जब आप टैक्स जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं उस टाइम में भी जब अपने अकाउंट्स बनाए, आपको वो रेट्स नहीं पता, तो आप एस्टिमेट लगा के एक रेट लगा के टैक्स बना के आप डाल लेते हो, बाद में हो सकता है रेट चेंज हो जाए, जब रेट चेंज हो जाएगा तो आप अपनी बुक्स को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, in these circumstances the tax charge for the year is adjusted for any underestimate overestimate tax in the previous year. The underestimate of tax of the previous year profit is added to the tax charge for the current year. The overestimate of tax for the previous year's profit deduct from the current year. यहाँ पे जनाब ओवर एस्टिमेट अंडर एस्टिमेट दी हुई है, उसने कहा जनाब प्रॉफिट फॉर ऑपरेशन आपका इतना है, इंटरेस्ट आपका इतना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका ये आ गया, आपने उस पर टैक्स कैलकुलेट किया, आपने कहा जनाब टैक्स कैलकुलेट करते हैं, टैक्स फॉर द करंट प्रॉफिट आपका एडजस्टमेंट फॉर अंडर एस्टिमेट जो है 3000 है, उसके बाद जो आपका टैक्स है वो 1 लाख है, तो टोटल आपका बन गया 1,03,000 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 97,000 आ गया। ठीक है, उसने किया ये है, उसने कहा देखें जी आपका आपका करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, आपका प्रॉफिट यह है 4,60,000, उसमें से आपने जो इंटरेस्ट है आपको अलाउड है वो आपने माइनस किया, आपका प्रॉफिट आ गया 4 लाख। अब इस 4 लाख पे आपने टैक्स निकालना है, राइट, लेकिन आपको पता लगा कि पिछले साल आपका कुछ जो था वो अंडर एस्टिमेट था, तो जितना अंडर पिछले साल आपने किया है वो इस साल जो है उसमें अपने टैक्स में ऐड कर। Taxation is in the statement of financial position. The taxation charges for the year is the liability that the company expect to pay. The timing of tax payment on the profit varies from one country to another depending on the tax rules of each country. The actual amount of tax payable and reported in the statement of financial position as a current liability is calculated as flows. कैसे जनाब? वो कहता है जनाब आप क्या करें, टैक्स पेबल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, टैक्स चार्ज दोनों को ऐड कर लें, टोटल टैक्स बन गया आपका, उसमें से जो आपने पे कर दिया वो माइनस कर दें, आपका टैक्स बाकी जो बचेगा पेबल आ जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कोई इतनी। टैक्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्सेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होगा? फ्रेश कंपनी हैज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी 31 दिसंबर उसका एंड है, उसने क्या किया, जो उसने 31 दिसंबर 2022 इट हैज लायबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स। लायबिलिटी का मतलब क्या था कि मेरा टैक्स पे करना है, मेरा पेएबल है। उसने कहा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,40,000 आया, तो उस पर जो करंट आया उसमें ऐड कर देंगे, 77,000 में 77 में करंट टैक्स ऐड कर दूंगा। द टैक्स चार्ज फॉर द ईयर दिसंबर 2022 ओवर स्टेटेड हो गया, आपने जो है ज्यादा बुक कर लिया था, इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है जी, ड्यूरिंग द ईयर दिसंबर 2016 द पेमेंट आपने पेड कर दी तो उसको माइनस कर देंगे। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे? आप कहेंगे करंट ईयर का टैक्स आपका कितना है, 1,14,000 है, उसमें से 6,000 पिछले साल आपने ज्यादा चार्ज कर दिया था वो माइनस कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 1,08,000 पे करना है। अब 1,08,000 में मेरा ओपनिंग कितना था, 77,000 था, 77 में एक आठ ऐड कर देंगे और कितना आपने पे कर दिया वो माइनस कर देंगे। देखेंगे ओपनिंग बैलेंस करंट ईयर माइनस पेड, ये आपका जनाब जो पेबल है आपकी बैलेंस शीट में अपीयर हो जाएगा।
ठीक है जी। तो यहाँ तक आज का लेक्चर रखते हैं जनाब, पहला लेक्चर हम करते हैं खत्म, ताकि आप पिछला मेरा जो वो लेक्चर है वो भी देख लें, और साथ ये भी लेक्चर देख लें। तो नेक्स्ट लेक्चर जो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे, सेकंड लेक्चर, वो हम डेफर्ड टैक्सेशन जो है यहाँ से शुरू करेंगे। कोई क्यूरीज आपकी हो तो आप आए, क्लास ज्वाइन करें हमारे साथ, हमारे साथ फेस टू फेस डिस्कस ही करें। तो एक मेरा लेक्चर अभी कल हुआ है, वो इंग्लिश में हुआ है, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, ताकि आप उससे भी बेनिफिट ले सकें। चले जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है इसका अगला लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। जब तक आपको इसको क्वेश्चन होंगे तो प्लीज़ आप क्वेश्चन के साथ आइएगा, तो आपके क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। तो फिर इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।